हेलो एवरीवन, नमस्कार। पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, कल हम मनोविज्ञान के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का विकास कहाँ से शुरू हुआ, तो ये वाली चीज़ें हमने कल थोड़ी सी समझी थी। अब इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे। तो मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो बच्चों, कल हमने ये देखा था कि डी एनिमा किसकी पुस्तक है। डी एनिमा अरस्तु की है। रुडोल्फ गोइकर ने कौन सी पुस्तक थी, उन्होंने क्या बताया था। एक परिभाषा भी देखी थी हमने, हैविंग हास। उन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा, जबकि इतिहास बहुत छोटा है। अब यहीं से हम आगे से स्टार्ट करते हैं कि मनोविज्ञान को आगे क्या बताया गया है, कि मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे प्रारंभ हुआ और ये व्यवहार के विज्ञान तक कैसे पहुंचा। तो व्यवहार के विज्ञान को जानने से पहले हम इसके बारे में पहले से कुछ और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवहार का विज्ञान पहुंचा कहाँ से, ये शब्द आया कहाँ से, कैसे किन किन लोगों ने इस शब्द के बारे में व्याख्या की। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान बना, आत्मा का विज्ञान बना, चेतना का विज्ञान बना और बाद में ये व्यवहार का विज्ञान बना। तो हम देखेंगे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस तरह से हुई। तो बच्चों देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। और ये शब्द कहाँ से आए? लेटिन व यूनानी शब्दों से। ये शब्द कहाँ से आए? लेटिन व यूनानी शब्दों से। अब देखिए, एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये या तो लेटिन को ही देगा या फिर यूनानी ही देगा। कभी भी आपको लेटिन और यूनानी एक साथ नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। तो लेटिन व यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है। और क्या हुआ है, इसको दो शब्दों में बांटा गया है, साइको प्लस लोगस। साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ क्या होता है बच्चों? साइको का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या हुआ? अध्ययन करना। अध्ययन करना। और इसी के आधार पर क्या बताया है? इसी के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्लेट कौन कौन से मनोविज्ञान थे वो? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। और इन्होंने 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना। इन्हीं शब्दों के आधार पर, कौन से शब्दों के आधार पर? साइको प्लस लोगस, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। और इसी शाब्दिक अर्थ के अनुसार डेकार्डे, अरस्तु और प्लेटो ने डेकार्ड प्लेटो प्लेटो अरस्तु और डेकार्डे ने इसको आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन बच्चों, क्या हुआ कि क्या आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बताइए, आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये एक जंग सी छिड़ गई आपस में कि क्या आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है। तो जब जंग छिड़ गई, लड़ाइयाँ आपस में होने लगी, तो ये आत्मा का अध्ययन जो व्याख्या थी, वो व्याख्या क्या हुआ? व्याख्या अमान्य घोषित हो गई। और ये कब हुई? ये हुई 16वीं शताब्दी के अंत तक। 16वीं शताब्दी के अंत तक ये व्याख्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम कहेंगे कि जो पंपोनोजी थे, और ये पंपोनोजी कहाँ के थे? ये इटली के थे। और इन्होंने जैसे ही आत्मा का विज्ञान खत्म हुई, इन्होंने पंपोनोजी ने क्या किया? मन का विज्ञान, इस मनोविज्ञान को क्या माना? मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान इन्होंने माना 17वीं शताब्दी के अंदर। अब 17वीं शताब्दी के अंत तक ये व्याख्या भी क्या हुई? अमान्य घोषित हो गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक ये व्याख्या भी अमान्य घोषित हो गई। अब बच्चों, फिर क्या हुआ? उसके बाद में कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने जो मनोविज्ञान था उसको बताया चेतना का विज्ञान। और इस चेतना के विज्ञान को मानने वाले कौन कौन से सिद्धांतिक थे? ये थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइब्स,
जेम्स सल्ली, और इन्होंने इस चेतना को विज्ञान को कब बताया, 19वीं शताब्दी में इसको मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। और लेकिन इस चेतना का अर्थ था वो भी कुछ स्पष्ट होकर के नहीं आया कि हम साइकोलॉजी आखिर इसका अध्ययन कैसे करेंगे, किस तरह से हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि चेतना शब्द का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। तो इसका भी एक अर्थ, अपूर्ण अर्थ आया, इसका भी एक अर्थ नहीं आया। और 19वीं शताब्दी के अंतर आते आते ये जो चेतना का जो विज्ञान था वह भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। आगे देखिए, विलियम वुंट जो थे, विलियम वुंट को बच्चों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट को क्या, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिग नामक स्थान पर 1879 में, क्वेश्चन बना हुआ है आपका, देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन, विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने क्या किया था, जर्मनी में एक स्थान था लिप्जिग नामक एक स्थान था, उसमें इन्होंने 1879 में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। अब आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने कहाँ, तो जर्मनी में लिप्जिग नामक एक स्थान था, और कब, 1879 में। और इसी लिप्जिग नामक जो स्थान था इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, देखो बच्चों ध्यान से पढ़ोगे तो सभी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके। अब मनोविज्ञान एक स्वयं विषय के सामने आया, एक अलग से विषय के सब सामने आया, और ये मनोविज्ञान किस विषय से अलग हुआ, दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र की पहले एक शाखा माना जाता था, मनोविज्ञान जो था दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था मनोविज्ञान, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये एक स्वयं विषय के सामने आया, एक अलग से इसने अपना स्थान बनाया, और ये कब बना, ये बना 1879 में। 1879 में मनोविज्ञान एक स्वयं विषय के सामने आया, और ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। आगे देखिए आप बच्चों, विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक थी, कौन सी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी। इन्होंने इस चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है, चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है, किसमें, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी में इन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है, किसने, विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, आउटलाइन साइकोलॉजी। आगे हम देखेंगे कि मनोविज्ञान सबसे पहले क्या बना, आत्मा का, फिर क्या बना, मन का, फिर क्या हुआ, चेतना का, और वर्तमान में आज हमारे मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, व्यवहार का विज्ञान। और 20वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जाना जाने लगा। अब व्यवहार का विज्ञान जाने जाने लगा, और व्यवहारवाद के जनक कौन थे, व्यवहारवाद के जनक थे जेबी वॉटसन। और आप सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जेबी वॉटसन ने एक परिभाषा दी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा थी। जेबी वॉटसन ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि जो व्यवहारवादी थे वो व्यवहारवादी वातावरण में, वो व्यवहारवादी क्या करते थे, वातावरण में बहुत विश्वास करते थे, वातावरण में विश्वास करते थे व्यवहारवादी।
क्योंकि जैसा हम बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे उसी तरह वह बच्चा आगे बढ़ेगा। क्योंकि बढ़ई का बच्चा हमेशा बढ़ई बने ये ज़रूरी नहीं है, लुहार का बच्चा हमेशा लुहार बने ये भी ज़रूरी नहीं है, टीचर का बच्चा हमेशा टीचर बने ये ज़रूरी थोड़ी है। आप जिस तरह से एक बच्चे को अगर चोर बनाना चाहते हो तो वो चोर बनेगा, बच्चे को आरएस आईएएस आईपीएस की तैयारी करवाना चाहते हो तो वो उसको एनवायरनमेंट दीजिए, वैसा वातावरण दीजिए। कई बच्चे होते हैं जो हमें गालियाँ देते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गालियाँ दे रहे हैं, और हम पेरेंट्स लोग होते हैं या फिर हमारे घर गेस्ट वगैरह आए आते हैं तो हम उन लोगों की उन बच्चों की बातों पे हंसते हैं। लेकिन बेटा ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, उस बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर वैसा ही वातावरण मिलेगा तो वो बच्चा गालियाँ ही देगा। अगर बच्चे को उसी वक्त हम रोक दें और उस बच्चे को किसी और एनवायरनमेंट में हम लेकर आएँ, और जैसा एनवायरनमेंट हम बच्चे को देंगे उसी तरह वो बच्चा आगे जाएगा और वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो जेबी वॉटसन जो थे वो व्यवहारवादी के जनक थे। सामने आपको जो एक पिक्चर दिख रही है वो जेबी वॉटसन की है। इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा मैं बनाना चाहता हूँ, यानी आप एक बालक लोगे, वो बालक को आप जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो, उसको किसी भी आकार में उसको गढ़ सकते हो। एक कुम्हार को देखा है आपने, वो अपने घड़े की आकृति कैसे भी दे देता है, क्योंकि वो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को वो किसी भी आकृति में बना सकता है। वैसे ही एक बच्चा होता है, उस बच्चे को हम किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं। तो जेबी वॉटसन की ये परिभाषा आप ध्यान में रखना। उन्होंने कहा था तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। और व्यवहारवादी के जो जनक थे, व्यवहारवाद के जो जनक थे वो कौन थे? जेबी वॉटसन, जॉन वॉटसन। ठीक है, इनको जेबी वॉटसन बोलते हैं लेकिन जॉन वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन? वॉटसन। और व्यवहारवादी जो थे वो वंशानुक्रम में कम विश्वास करते थे और वातावरण में अधिक विश्वास करते थे। इसलिए वॉटसन ने ये परिभाषा भी दी थी कि कोई भी बालक दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके आगे देखेंगे बच्चों, एक साइकोलॉजिस्ट और थे, उन्होंने भी एक परिभाषा दी थी। और ये कौन थे? ये जैसा सब लोग आप जानते हैं, ये कौन थे? देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये रॉबर्ट वुडवर्थ थे। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आत्मा का त्याग, पहले आत्मा का मनोविज्ञान बताया, फिर मन का विज्ञान बताया, चेतना का विज्ञान बताया, और अब वर्तमान में हमारा मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो इन्होंने बताया, रॉबर्ट वुडवर्थ ने बताया, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया। सर्वप्रथम किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर किसका किया? चेतना का। और वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या जाना जाता है? वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान जाना जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो इनकी सबसे फेमस परिभाषा क्या हुई? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। और ये किसने कहा? ये कहा रॉबर्ट वुडवर्थ ने। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने आज पढ़ा। और कल हम क्या करेंगे बच्चों? कल हम बाल मनोविज्ञान की शुरुआत करेंगे।
आज हमने मनोविज्ञान क्या चीज़ थी हमने वो देखा। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान किस तरह से ये आया वो हमने देखा है। क्योंकि इसमें से कम आपसे 15 से 20 या 25 क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। आप देखिए, व्यवहारवाद का जनक वॉटसन थे और इन्होंने जो परिभाषा दी, ये फेमस परिभाषा है। अक्सर एग्जामिनर इस परिभाषा को ज़रूर पूछता है, तो आप इस परिभाषा को हमेशा आप ध्यान रखें। रॉबर्ट वुडवर्थ ने क्या कहा उसके बारे में भी ध्यान रखें। आपने ये वीडियो देखी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका अगर साथ रहा तो मैं इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। 15 से 20 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे। इस 15 से 20 मिनट में आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। हम आने वाले समय में जितने भी ओल्ड पेपर आए हैं, जो भी एग्जामिनेशन में साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे, हम हल करेंगे। आगे हम बाल मनोविज्ञान के बारे में देखेंगे बच्चों। और देखिए, आप इस समय जो रीट का जो माहौल चल रहा है कि हमारा जो सेकंड लेवल की जो एग्ज़ाम थी वो रद्द हो गई है। ठीक है, रद्द हुई है ना एग्ज़ाम, क्या ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई है। एग्ज़ाम रद्द हुआ है बच्चों, हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। लाइफ का नाम ही समस्या है और इस समस्या का समाधान ही हमारे पास है। क्या समस्याएं आती नहीं हैं? क्या जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके पास समस्याएं नहीं हैं? क्या सीएम के पास समस्याएं नहीं हैं? क्या इस ये जीवन है, इसमें हर एक व्यक्ति के पास बेटा समस्याएं हैं। तो आप इन समस्याओं से, एक छोटी छोटी समस्याएं, मैं मानती हूँ कि 3 साल बाद, 2 साल बाद आपका एग्ज़ाम हुआ है। 2018 की ये भर्ती थी, एग्ज़ाम हुआ है, आप सब लोग टूट चुके हो परिवार से, आपके पेरेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन उन उन पेरेंट्स के खातिर आप फिर से तैयारी कीजिए, फिर से उठ खड़े हुई। आपके आस पड़ोसी कह रहे हैं अरे रीट रद्द हो गई, अब इसका नंबर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कुछ नहीं। आपने तैयारी की है, मेहनत से की है, तो आपका नंबर आएगा। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप आगे फिर से खड़े हुए, फिर से उठिए और फिर से अपने आप से लड़िए। और आप ही हैं अपने आप को चैलेंज करने वाले, बस और कोई भी नहीं है। ठीक है, डेली आप वीडियोस देखिए। साइकोलॉजी बहुत अच्छा रोल निभाती है अपना अपने। और साइकोलॉजी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है इतना। आप लोग उस साइकोलॉजी को एक फोबिया मत बनाइए कि साइकोलॉजी हमें समझ नहीं आती। मैं बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में धीरे धीरे, हम आराम से चलेंगे। जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा हम अपनी स्पीड को भी बढ़ा देंगे। एग्ज़ाम पास में आएगा उससे पहले ही मैं आपको 5 यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी, अच्छे से क्वेश्चन तैयार करवा दूंगी। इससे ज़्यादा क्या करूँ बताओ। आप मुझे और सजेस्ट कीजिए कि हाँ मैम इस तरह से कीजिए, तो मैं वो भी करूँगी। ठीक है, आगे आप ध्यान रखिए, बिल्कुल टूटो मत, डरो मत, आराम से पढ़िए। साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल भी बिना घबराए सरल लैंग्वेज में हम आपके सामने मैं पेश करूँगी। तो बच्चों, यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखो बच्चों, आपका सहयोग रहा तो हम इस चैनल को बहुत आगे ले जाएंगे। तो आप देखिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, नमस्कार।